इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक और मास्टर स्ट्रोक, अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एक ऐसे वक्त में ईरान का दौरा कर रहे हैं कि जिस वक्त हुतीस के हमले हो रहे हैं और यूके और अमेरिका ने हुतीस के खिलाफ स्ट्राइक्स भी कर डाली हैं। IMF की सख्त शराइत ने आवाम की ज़िंदगी को मुश्किल बनाए रखा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आटे का बहरान है, जो आम आदमी की ज़िंदगी को मुश्किल बना रहा है। रोज़ बरोज़ कीमतों में इजाफा हो रहा है। एक तो आटे की किल्लत पैदा हो रही है, दूसरा कहीं पर आटे की कीमत, रोटी की कीमत कुछ और है, कहीं नान की कीमत कुछ और है। हो रही है डॉक्टर जयशंकर साहब के ईरान के दौरे की, तो इसी हवाले से इस बात को भी आगे चलाते हैं कि उनकी ना सिर्फ उनसे फॉरेन मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग, बल्कि इब्राहिम रईसी के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। कहा कि पूरी दुनिया में कोई भी फैसला किया जाता है तो उसमें इंडिया की राय ली जाती है, तो ये बात गलत नहीं, ये साबित हो रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चाबहार पोर्ट पर क्या एग्रीमेंट हुआ, लेकिन ये विजिट चाबहार पोर्ट से इस एग्रीमेंट से बढ़कर कहीं ज्यादा अहमियत का हामिल है। जन्नाटेदार थप्पड़ मारा, पूरी कौम के टॉप से लेके बॉटम तक ऐसा जबरदस्त थप्पड़ आई जिसकी गूंज कम से कम मेरे कानों में अभी तक मौजूद है, खुदा की कसम। कंसर्न है कि रेड सी में होती जो है वो हमारे जहाजों को ना छेड़े, उन्होंने ये बात उनसे की है लाजमी। दूसरा जो उनकी तरफ से, ईरानियों की तरफ से जो अपना उनका तशवीश का इजहार था, वो उन्होंने कहा है कि हमने चाबहार की लीज दी थी भारत को, लेकिन भारत उसके ऊपर स्पीडी कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा, वो करनी चाहिए उनको। नमस्कार दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 15 जनवरी यानी सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान से मुलाकात की। इस मुलाकात में हाल के दिनों में चाबहार पोर्ट और समुंदर में जहाज़ों पर बड़े हमलों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इस मुलाकात में भारत और ईरान के बीच हुए समझौतों को लागू करने और तेज़ी लाने पर जोर दिया। इन समझौतों में चाबहार प्रोजेक्ट भी शामिल है। इब्राहिम रईसी ने ये भी कहा है कि जो समझौते भारत ईरान के बीच हुए हैं, उनमें आई देरी को तेज़ी से किए जाने की ज़रूरत है। भारत ईरान में चाबहार पोर्ट को विकसित कर रहा है और रईसी इसी पोर्ट के काम में आई देरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। चाबहार को लेकर कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट में देरी के कारण भारत से ईरान खुश नहीं है। ईरान चाहता है कि भारत इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करे। इस मामले में भारत की तुलना चीन से की जाती है कि चीन अपनी परियोजनाओं को जल्द लागू कर देता है, जबकि भारत ऐसा नहीं कर पाता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन के पास पैसे और संसाधन की कमी नहीं है, इसलिए वह भारी पड़ता है। अब उसमें ये भी एक स्पेकुलेशन है कि शायद अमेरिका की जो सैंक्शंस थी ईरान के खिलाफ, उसकी वजह से वहां पे काम नहीं ज्यादा हो सका। लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि चाबहार से वो अपना डायरेक्ट जो ट्रेड है अफगानिस्तान में एक्सेस अपनी करे, वहां के लिए दैट इंपॉर्टेंट जो मेरे ख्याल में। अब इसी हवाले से देखते हैं कि ईरान इस वक्त काफी मेरे पास इस वक्त सारा जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर और गाजा के अंदर, इसके पीछे स्पॉन्सरशिप सारी ईरान की है। $100 मिलियन तो वो सिर्फ फलस्तीनियों को देते हैं, जिनकी मदद से उन्होंने 500 किलोमीटर की टनल्स जो है वो गाजा के नीचे बनाई। उसके बाद लेबनान में हिजबुल्लाह इनके खर्चे में चलती है। होती जो यमन के अंदर है, मैं जब उसके बारे में पढ़ा था, होती कौन है, ये होती जो है ये उनके फाउंडर का नाम था। सबसे पहले इन्होंने वहां पे जो इसका पहला नाम था, ये शिया जो लोग हैं, शियों का एक फिरका है, उसको कहते हैं जैदी। तो उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, इंसारुल्लाह इसका नाम पहले रखा था। और अली अब्दुल्ला साले के करप्ट वहां पे यमन के रूलर थे। 30 साल उन्होंने हुकूमत की और उन्होंने $30 बिलियन वहां लूटा यमन से। और जो खासकर इनके होती थे, उनका नाम हुसैन होती था। उन्होंने ये सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। पहले ये एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन थी, मजहबी तालीम देते थे। फिर उसके बाद
अब्दुल्ला साले जो है वो अमेरिकन सपोर्टर थे, उनकी मदद से इन्होंने कुचलने की कोशिश की मिलिटरीली। तो फिर ये शुमाली यमन से इन्होंने शुरू किया। 2004 में हुसैन होती मारे गए। अब इस वक्त जो चला रहे हैं उसका नाम है अब्दुल मलक होती। उनके छोटे भाई हैं, 40 साल उनकी एज है, और वो कहीं नजर नहीं आते, अंडरग्राउंड अक्सर वो रहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो रिसेंटली वो और दूसरा, वो इतने ज्यादा खतरनाक क्यों हुए? क्योंकि अब सऊदी अरेबिया ने मुसलसल उनके साथ जंग कर करके मार के उन्हें ट्रेंड कर दिया ऑलमोस्ट। तो इस वक्त एक तो वो चाहते हैं कि हमारे पूरे यमन के अंदर हुकूमत हो, और दूसरा इजराइल अपनी जंग फौरन बंद करे जो गाजा के साथ है। ये दो डिमांड्स हैं उनकी। अब लेकिन ये कि अगर आज अगले दिन अमेरिका ने ऑलमोस्ट 100 मिसाइल मारे हैं, टामाहाक मिसाइल के साथ हमला किया है। लेकिन जिस तरह अमेरिकन, आपको पता है, कहते नहीं पहले वार्निंग दे के मारा कि हम कहां मारेंगे, आप प्लीज घर चले जाएं, हम मार देंगे। तो इस तरह के हमले करते हैं अमेरिकन। जिस तरह आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर जंग चल रही थी, हमारे ओबामा साहब के कहते थे जब किसी अफगानी को पकड़ा करो, मोरंडा राइट्स पढ़ा करो कि ये तुम्हारे खिलाफ होल्ड किया जाएगा, तुम्हें अपील का चांस दिया जाएगा। ये इस तरह के लोग हैं अमेरिकन, जो आपको पता है ये जंगे मंगे लड़ने के काबिल नहीं। ये तो हमने चाबहार पोर्ट की जो खबर है वो आप तक पहुंचाई, लेकिन डॉक्टर जयशंकर का ये विजिट एक ऐसे वक्त में ईरान जाना, वहां पर ये डिस्कशन होना, तो उन्होंने सिर्फ चाबहार पोर्ट पर ही डिस्कशन नहीं की, उन्होंने हूतीस के हमलों को भी डिस्कस किया है और कहा है कि उनको इसके पर कंसर्न्स है। रेड सी में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, अरेबियन सी से लेकर रेड सी तक जो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें तमाम कंट्रीज अपने वहां पर जो है फिर फोर्सेस भेज रहे हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर अपने कंसर्न्स शो किए। और इसके अलावा जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जो जंगें चल रही हैं यूक्रेन से लेकर और रशिया तक, ये तमाम पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं। मैं आपके सामने उनकी कुछ जो डिस्कशन है वो रखे देती हूँ ताकि हम ये अंदाजा कर सकें कि जो डॉक्टर जयशंकर है उन्होंने ऐसे वक्त में ईरान का दौरा किया कि जिस वक्त ईरान हूतीस की बैक पर है। Regional connectivity has been a critical pillar of India-Iran relations and was naturally prominent in the agenda of today's discussions. I reiterated India's interest in benefiting from Iran's unique geographical position to access markets in Central Asia, Afghanistan, and Eurasia. We discussed the prospects of energizing the international North-South transport corridor. In particular, we discussed India's involvement in the development and operation of the Chabahar Port, a joint project with a joint vision of connectivity. I emphasized India's commitment to this project and discussed how we can establish a firm, sustainable, and long-term roadmap for India's continued involvement over the coming years. Given the importance of this project for both nations, I emphasized the need to monitor its progress under the direct supervision of the political leadership. We also exchanged perspectives and assessments on certain regional and global issues and developments.